नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। हरिद्वार रोड पर मनीमाई मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो टोल के पास सड़क किनारे खड़े लोडर से भिड़ी कार हादसे में 2 लोगों की भी मौके पर ही मौत। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 2 लोगों को मामूली चोटें भी इस दौरान आई हैं। हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी इस दौरान शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर एक कार लोडर में टकरा गई और ऐसे में 3 लोगों की हालत गंभीर इस दौरान बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी मुख्यालय में श्रीनगर महापौर आरती भंडारी समेत 10 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सदस्यता कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि श्रीनगर से लखपत भंडारी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और आज वो अपने साथ कांग्रेस के 2 सभासदों समेत अन्य लोगों को लेकर शामिल बीजेपी में हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरती भंडारी और उनके परिवार की वैचारिक प्रतिबद्धता बीजेपी के साथ रही है और आज उनका दोबारा पार्टी में स्वागत किया गया है। वहीं श्रीनगर महापौर आरती भंडारी ने कहा है कि आज उनकी अपने परिवार में पुनः वापसी हुई है और वो अपने 10 पार्षदों के साथ बीजेपी परिवार में शामिल होकर बेहद खुश हैं। भंडारी जी और उनके साथ में लखपत भंडारी जी, भंडारी जी और उनके साथ में लखपत भंडारी जी। आप भी निर्दलीय पार्षद रही और आज विजय कुमार चमोली जी वार्ड नंबर 2 से हैं। आप भी निर्दलीय अच्छे पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे आज मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उनके जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसी कड़ी में पार्टी में लगातार नए नेताओं और कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश भाजपा संगठन में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में हुई इस ज्वाइनिंग को संगठन विस्तार की दिशा में अहम कदम भी मान रहा है। बीजेपी का गुणगान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में तमाम ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तरुण बंसल जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। बस अब कुनबा बढ़ रहा है बीजेपी का। 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं? कुनबा नहीं, लोग भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है, विचारधारा है, राष्ट्रवाद है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का जो कार्य है, हमारे जो पिछले विगत
सरकार के कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हुए लोग अपने आप भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर रूप से जुड़ते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रह गया, कांग्रेस खत्म हो गई है। और निश्चित रूप से सब लोग, बहुत अधिक संख्या में सब लोग भारतीय जनता पार्टी से अब जुड़ना चाहते हैं, कि सबको लगता है कि आगामी आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आने वाली है। तो क्या लगता है कि 2027 में या जब आंकड़ा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जीत के आसार भी बढ़ेंगे? निश्चित रूप से हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से पिछली सीटों से ज्यादा सीटें लेकर के इस प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, लगातार क्योंकि बैठकों का दौर भी जारी है और ऐसे में कल भी एक बड़ी बैठक हुई तमाम जिलों की। किस रूप में देखा जा रहा है इसको और क्या कुछ लग रहा है, किस तरह की चुनावी रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम लगातार बैठकें करते ही रहते हैं। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहता है। अब चूंकि चुनाव का समय आता है तो हम और ज्यादा बैठकों को, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता योजना और रचना को नीचे तक पहुंचाए, तो उस कारण हम लगातार बैठकें करते हैं, एक संवाद करते रहते हैं कि कार्यकर्ताओं से एक विचार भी आता है, कार्यकर्ताओं से हम बात भी कर पाते हैं। उस कारण हमारी बैठकों का दौर था। कल हमारी अंतिम लोकसभा हरिद्वार की बैठक हुई, जिसमें विधायकगण और सांसद थे मौजूद, और अच्छे बैठक के निर्णय भी आ रहे हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तरुण बंसल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि तमाम लोग बीजेपी का दामन भी थाम रहे हैं, जो कि 2024 में 27 में आने वाले समय के लिए भी एक ऐतिहासिक जीत का कारण बन सकता है। इस तरह के वादे भी, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सियासी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जनता से सीधा संवाद कर घोषणा पत्र तैयार करने का फैसला लिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए आधिकारिक रोड मैप जारी करते हुए कई कमेटियां बनाई हैं और नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। कांग्रेस के मुताबिक इस बार घोषणा पत्र बंद कमरे में नहीं बल्कि जनता के सुझावों के आधार पर बनाया जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अपनी राजनीति में हमेशा आगे रहती है और कांग्रेस की तरह आखिरी समय में कमेटियां नहीं बनाती है। भाजपा अपनी रणनीति हमेशा आगे रहती है। उनकी कमेटियां पहली बार नहीं, हर बार बनती हैं। पहले बनाने का उद्देश्य क्या वो कांग्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम अपने पूरे संगठन स्वरूप के साथ, और जब तक जनता से फीडबैक चीज़ों का नहीं आता है तब तक आप किसी प्रकार का मैनिफेस्टो तैयार नहीं कर सकते हैं। हमने मैनिफेस्टो के लिए बैठकें हमारी चल रही हैं। कौन कौन से विषय अपने घोषणा पत्र में आने चाहिए, उन सब विषयों की चर्चा भी हम आज की बैठक हमने की है। सारा विषय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें राजनीतिक दृष्टि से पार्टी के आंतरिक विषय की होती हैं, इसलिए सारे विषय के बाद ही हम अपनी सारी कमेटियों का गठन करेंगे। कांग्रेस की कमेटियों का असर ना तो जनता पे पड़ता है और ना उन कमेटियों का कोई रिजल्ट भविष्य में कहीं निकल के आता है। बाबा रामदेव की ओर से परीक्षा व्यवस्था और सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर उठाए गए सवालों पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी सरकारी नौकरियों में धांधली, पेपर आउट होने या नकल कराए जाने का मामला सामने आता है तो सरकार इसे गंभीरता से लेती है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है ताकि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक भी लगाई जा सके। सुबोध उनियाल ने झारखंड में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया और कहा कि जो दल दिल्ली की घटना की निंदा करता है वह झारखंड में सत्ता में भागीदार है, जहां छात्रों के साथ बर्बरता भी की गई। सवाल शिक्षा प्रणाली का नहीं है। अगर कहीं पर भी सरकारी नौकरियों में धांधली हो, भ्रष्टाचार हो या पेपर आउट होने का मामला हो या नकल कराई जाए, ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। और यही कारण था कि आपने देखा कि पूरे देश के अंदर पहला नकल विरोधी सख्त कानून हम लोग लेके आए और आज भारत सरकार भी एक सख्त कानून लेके आई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। झारखंड में जो कुछ हुआ वहाँ पर रोजगार की मांग कर रहे बच्चों पर जिस तरह से कटीले तार बिछा के रोकने का प्रयास किया गया, और वही दल जो दिल्ली में की घटना की निंदा करता है और झारखंड में खुद स्वयं ही सत्ता का भागीदार होकर के इससे छात्रों के साथ जो बर्बरता दिखाई गई है, ये दोहरे चरित्र को भी दिखाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक और पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान शासन, प्रशासन, राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन तंत्र ने जिस तरह काम किया वो प्रशंसनीय है। बलूनी ने कहा कि अगर कहीं भी दुर्घटना होने पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें तत्परता से राहत और बचाव कार्य में जुट रही हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य का पूरा सिस्टम तैयार है। इस पूरे आपदा में मैं बड़ी नज़दीकी से आपदा के समय को भी देखा और जिस प्रकार से हमारे शासन प्रशासन ने, हमारी राज्य सरकार ने और हमारी जो आपदा प्रबंधन की जो नीति है उसने जिस प्रकार से काम किया है पूरी आपदा के समय में, वो वाकई प्रशंसनीय है। आप देखिए, कहीं भी दुर्घटना हो रही है, हमारे एसडीआरएफ के जवान, हमारे एनडीआरएफ के जवान, हमारा स्थानीय प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से आपदा के समस्या से निपट रहा है। और पूरा मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाले समय में अगर ऐसा कभी कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा पूरा सिस्टम तैयार भी है और हम हर जगह। देहरादून में पलायन आयोग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में बड़े बड़े दावों करने से पहले सरकार को अपने पिछले कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश में पलायन की समस्या को लेकर बनाए गए पलायन आयोग का आखिर क्या हुआ और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। गणेश घोटियाल ने कहा कि सरकार युवा और जनता की समस्याओं को लेकर सिर्फ घोषणाएं करने के बजाय उनके समाधान के लिए भी ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पलायन, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे लंबे समय से प्रदेश के सामने हैं और अब चुनावी वर्ष में इन मुद्दों को लेकर जनता को जवाब देना होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि पिछले सालों में उसने इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या काम किया और आने वाले समय में उसकी क्या योजनाएं भी हैं। ये तात्कालिक एग्रेशन को और यूथ सेंटिमेंट्स को लिपापोती करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, एग्रेशन को शांत करने के लिए एक सगुफा है। युवा आयोग बन गया। लोग पलायन से दुखी थे, पलायन आयोग बन गया। लेकिन तब और दुखी हुए जब पलायन आयोग ही पलायन कर गए, वो भी देहरादून आ गए, तब और ज्यादा लोग दुखी हुए। तो मैं आम जनता को ये कहना चाहता हूं कि इन सब प्रश्नों का, जितना हमारे ये पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, इन सब प्रश्नों का हल और इन सब प्रश्नों का निवारण परिवर्तन है। परिवर्तन होगा तो राजनीतिक पार्टियों में प्रतिद्वंदिता होती है। पिछली सरकार ने जितनी डिलीवरी की हम उससे ज्यादा कर सकें, ये प्रतिद्वंदिता होती है। अगर इसी सरकार को रिपीट किया लोगों ने तो फिर होता यह है कि भाई हमने अच्छा किया था इसलिए हम आए, तो अब अच्छा किया था तो अच्छा और फिर करने की जरूरत क्या है जब अच्छा किया था। तो 10 साल से यही हो रहा है। बीजेपी के लोग इस घमंड में हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं करके तो हम जीत के आ रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग इस अपेक्षा में है कि हम जीतेंगे तो हम इससे अच्छा करें। दिनेशपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री विश्वजीत मंडल और मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय कांग्रेस बंगाली समुदाय और स्थानीय लोगों के बीच भ्रम फैलाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। वहीं एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियों को लेकर भी बीजेपी नेताओं ने स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा में जो है स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेसी लोग इसको जो है हुड़िया, भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता है, भारतीय जनता पार्टी का जिला, प्रत्येक वर्ष चुनाव के समय ही इनका जिन्न बाहर निकलता है और जिन्न का सीधा सीधा काम होता है कि बंगालियों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। उसी के तहत ये काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो भी हिंदू बाहर से इस देश में शरण लेना चाहेगा उसका स्वागत है, जो प्रताड़ित हुआ है उसका स्वागत है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो चंकित हुड़िया का जो ये प्रकरण चल रहा है, चंकित हुड़िया जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे माध्यम से किसी भी बंगाली भाई का के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई। ये कांग्रेसी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि बंगालियों को यहाँ से भगाया जाएगा, परंतु मैं बार बार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर बार इस बात को फेस किया है। किसी भी बंगाली भाई को यहाँ से कहीं से जाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। एसआईआर, ये 20 वर्षों में एसआईआर पहली बार हो रहा है। हमारी उम्र 40 पार हो गई है, हमने एसआईआर पहली बार देखा। जो 60 साल 70 साल के हैं उन्होंने एसआईआर पहली बार देखा है। कांग्रेस की सरकार ने एसआईआर किया, उस एसआईआर का जो रिजल्ट हुआ आप बंगाल में जाके देख लीजिए। बंगाल में 90 लाख से ऊपर वोट
जो बांग्लादेशी वोट उनको काट के भगाया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कमल का फूल खिला। एसआईआर हमारे यहाँ देख लीजिए, एसआईआर का क्या महत्व है। ये एसआईआर ऐसा पारदर्शी एसआईआर हो रहा है, कोई इसमें कोई धांधली नहीं है, ओपन हो रहा है। आप करवाइए ना एसआईआर, जिसको आपत्ति नोटिस आया, उस नाम सुधार के लिए नोटिस आया है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आज प्रेस बुलाने का मुख्य कारण है कि कुछ कांग्रेसी यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे बंगालियों का जो वोट काटा जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसी भी हमारे बंगाली का वोट काटा नहीं जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं वो अपना प्रूफ दे दें, और एसआईआर में नोटिस आया होगा वो अलग बात है, नोटिस आया होगा तो नोटिस का जवाब दे दें और किसी का वोट काटा नहीं जाएगा। ये झूठी भ्रम फैला रहे हैं और इस भ्रम में कोई जनता आने वाली नहीं है। जनता जागरूक है और कोई भी यहाँ से वोट काटा नहीं जाएगा। उत्तराखंड भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को कई योजनाओं का लाभ देते हुए प्रोत्साहन किट वितरित की गई है। कार्यक्रम में श्रमिकों के परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार की किट उपलब्ध कराई गई है। योजना के तहत कार्डधारक श्रमिकों के लिए न्यूट्रिशन पोषण किट, श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षक किट और महिलाओं के लिए स्वच्छता किट वितरित की गई है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग प्रदान करना है। कार्यक्रम में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्रमिकों और उनके परिवारों को सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आज जो यूके BOCW है उसके द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वर्तमान में, एक तो सामग्री वितरण योजना है, दूसरा मेडिकल चेकअप का कार्यक्रम है। तो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज उसका शुरुआत की गई है और विगत आने वाले 3-4 माह में ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। इसमें एक तो एजुकेशन किट है जो लेबर है उनके बच्चों के लिए है, और एक हाइजीन किट है और एक न्यूट्रिशन किट है। यानी व्यक्ति के जीवन से संबंध रखने वाली हर एक चीज़, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे न्यूट्रिशन है, उन सभी की व्यवस्था की गई है। और ये प्रयास है कि एक लेबर के जीवन में गुणात्मक सुधार हो। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे श्रम जो कल्याण कर्मकार बोर्ड है उसके द्वारा आज यहाँ पर केशवपुरी में डोईवाला में हमारे श्रमिक भाई बहनों को आज यहाँ पर किट वितरण का, सामग्री वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आज शुभारम्भ हुआ है। और पूर्व में पहले भी हमारे द्वारा हर वर्ष की भांति हमेशा श्रमिक भाई बहनों को ये योजना का लाभ दिया जाता रहा है। और इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि हमारे केशवपुरी के 600 से अधिक श्रमिक भाई बहनों को ये सामग्री, चाहे उसमें एजुकेशन किट है, पौष्टिक आहार का उसमें सामग्री है, अपना उसमें हाइजीनिक का, स्वच्छता का है, ये सारी चीज़ें श्रमिक भाई बहनों के लिए ये व्यवस्था सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की कालाढूंगी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत धापला में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। निहाल नदी में उफान के चलते नदी का कटाव तेजी से बढ़ गया है। हालात ये है कि किसानों की करीब 3 से 4 बीघा जमीन नदी में समा चुकी है, जबकि कई परिवारों के सामने भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों की आशंका है कि अगर नदी का बहाव इसी तरह जारी रहा तो खेतों के साथ साथ आबादी क्षेत्र को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। निहाल नदी द्वारा कट गए, देखिए पूरा यहाँ तक हमारा गांव है जो अति दुष्ट गांव है। निहाल नदी से दोनों तरफ नदियों से लगातार भूमि कटाव से लगभग 3 बीघा जमीन हमारे काश्तों में रह गई है, और जहां कटाव है उसके पास ही उनका आवासीय परिसर भी है ग्रामीणों का, तो वो खतरे की जद में है। हमने SDM साहब को हमने प्रस्ताव दिया है, जिसमें बाढ़ सुरक्षा के कामों के लिए हमने उनसे आज कहा और उनसे मिले भी, बातचीत भी हुई। तो ग्राम पंचायत धापला की रक्षा सुरक्षा के लिए उसमें CC ब्लॉक, वायर क्रेट, एक कोई ऐसा ठोस कदम बने जिससे गांव बाढ़ सुरक्षा से सुरक्षित रहे। धापला गांव में जो नदी के बहाव से, निहाल नदी के बहाव से कुछ कृषियों की ज़मीन बहने की सूचना प्राप्त हुई है। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया उसके संबंध में। और अभी जो ग्राम प्रधान धापला के द्वारा एक एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है,
जिसके द्वारा उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वहाँ पे 2-3 बीघा करीब जो ज़मीन है वो बह गई है और नदी का रुख गांव की तरफ हो गया है और कुछ परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। तो इसके लिए अभी एसडीओ इरिगेशन को यहाँ पे बुलाया गया था और एसडीओ इरिगेशन को तत्काल उस नदी के रूप को उसके जो डायरेक्शन है उसको बदलने के लिए निर्देशित किया है ताकि उनको इमीडिएट जो खतरा है उससे दूर किया जाए और जो परिवार खतरे की जद में आए हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में बुधवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जना, बिजली चमकने के साथ मूसलाधार बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राज्य में 124 सड़कें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से बंद है, जिनको खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ समय के लिए भारी से भारी बारिश का अनुमान भी जताया है और इस दौरान ये कहा गया है कि देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी और ऐसे में जो यात्री चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं उनको सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों से दूर यहाँ भी बनाए रखें, क्योंकि इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि गंगा हो या फिर तमाम नदियां हैं उनका जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान के आसपास भी है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपनी सुरक्षा जरूर रखें और इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन हो या फिर तमाम पुलिस प्रशासन की टीमें हो वो लगातार एक्टिव नजर जरूर आ रही हैं और लोगों से इस दौरान अपील भी की जा रही है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चमोली स्थित फूलों की घाटी में हिमालय पेका की संख्या बढ़ना पर्यावरण के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और हेमकुंड साहिब क्षेत्र में इन दिनों ये दुर्लभ जीव पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रंग बिरंगे फूलों के बीच और पथरीली पगडंडियों पर उछलते कूदते हिमालय पेका आसानी से नजर आ रही हैं। बता दें कि हिमालय पेका खरगोश परिवार का सदस्य है और इसे स्थानीय स्तर पर बिना पूंछ वाला चूहा भी कहा जाता है। इसे हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन का भी अहम संकेत माना जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।